भारत में बहुत कम नगर ऐसे हैं जो दिल्ली की तरह अपने दीर्घकालीन अविच्छिन्न अस्तित्व एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने का दावा कर सके। अतीत के धुंधले पूर्व ऐतिहासिक काल में 16वीं शताब्दी में बने पुराने किले के स्थल पर संभवतः इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था, जो महाभारत महाकाव्य के योद्धाओं की राजधानी था। इस बस्ती की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में बड़े पैमाने पर खुदाई की है। ये विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से विख्यात रही। इस खुदाई से इसके मौर्य काल से लेकर प्रारंभिक मुगल ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक के निरंतर बसे रहने का पता चलता है। जैसा कि कुछ विद्वानों का विश्वास है कि महाभारत काल के प्राचीन अवशेष, यदि वे भूरे रंग से चित्रित मिट्टी के विशिष्ट बर्तनों से संबंधित हैं, तो वे बाद के कालों से संबंधित कूड़ा करकट एवं मलबे के ढेर से उभर कर आए हैं और इस प्रकार वे पुरातत्ववेत्ताओं के पूर्वानुमानित अनुभवों या ज्ञान की सीमा की पकड़ में नहीं आ पाए हैं। फिर भी इन अवशेषों ने उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वे दिल्ली में भूरे रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की एक भिन्न बस्ती की खोज के कार्य का परित्याग न करें। मौर्य सम्राट अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व के एक शिलालेख की 1966 में हुई हाल ही की एक खोज से दिल्ली के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ये शिलालेख कालकाजी मंदिर के पश्चिम में श्रीनिवासपुरी के समीप अरावली पर्वतमाला के एक छोर पर एक खुरदुरी चट्टान पर खुदा हुआ है। 8वीं शताब्दी में या इससे कुछ समय पूर्व कुतुब मीनार से 8 किलोमीटर पश्चिम में सुल्तान गारी के मकबरे के स्थल पर एक बड़ा मंदिर मौजूद था। बहुत संभव है कि इस मंदिर को प्रतिहारों के किसी सामंत ने बनवाया हो। फिर भी तोमर राजपूतों ने 9वीं या 10वीं शताब्दी में दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों पर अपने आप को सुव्यवस्थित कर लिया था। बाद में 12वीं शताब्दी में चौहान चाहमान राजपूतों ने उन्हें उखाड़ फेंका और उनका स्थान ले लिया। राजपूत शासन के दौरान अनेक हिंदू, ब्राह्मण धर्म के और जैन मंदिरों का निर्माण किया गया। 12वीं शताब्दी के अंत में मुसलमानों ने चौहान शासक पृथ्वीराज को हराया और इस प्रकार प्रारंभ में दिल्ली पठान सुल्तानों तथा बाद में मुगलों की राजधानी बनी। अंग्रेजों के काल में जब देश एकीकृत नियंत्रण में आया तो प्रारंभ में राजधानी कलकत्ता में रही, परंतु उसे वहां से हटाकर 1911 में दिल्ली लाया गया। 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर इस स्थिति को नहीं बदला गया। ऐसे बहुमुखी इतिहास सहित ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि दिल्ली में अपने उतार चढ़ाव वाले अतीत के साथ स्मृति चिन्हों और अवशेषों की भरमार रही है। उसके पूर्व ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कालों के अवशेष बाद की इमारतों के नीचे दबे पड़े हैं। इन कालों के जीवन का कुछ पता पुराना किला पृष्ठ 121 में उत्खनन के बाद निकले पुरावशेषों और इमारती ढांचों के अवशेषों से चलता है। राजपूत कला और वास्तुकला की एक झलक सूरजकुंड के जलाशय, प्राचीरों एवं सुल्तान गारी के मकबरे तथा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में प्रारंभ के मुसलमानों द्वारा पुनः इस्तेमाल किए गए मंदिरों के नक्काशीदार कटेफटे स्तंभों तथा छतों की पट्टियों से मिलती है। परंतु पठानों और मुगलों के द्वारा बनाई गई मस्जिदें, मकबरे और किले तो दिल्ली के सर्वाधिक उपलब्ध संस्मारक अवशेष हैं। इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये ही 7 नगरों की संस्थापना का ज्ञान कराते हैं। 1300 से अधिक सूचीबद्ध दिल्ली के स्मारकों में से इस संक्षिप्त मार्गदर्शिका में लगभग 140 स्मारकों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। दर्शक को अपनी अभिरुचि और अपने समय को ध्यान में रखकर उसके अनुसार संस्मारकों का देखने के लिए चयन करना चाहिए। एक संक्षिप्त भ्रमण सूची में सूरजकुंड, तुगलकाबाद, कुतुब मीनार, हौज खास, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला, सफदरजंग का मकबरा, कोटला, फिरोज शाह और लाल किला तो संभवतः होना ही चाहिए। परंतु यदि इसे और कम करना चाहें तो कम से कम सूरजकुंड, कुतुब मीनार और लाल किला तो अवश्य ही देखना चाहिए। अधिकांश स्मारक जिनका यहाँ जिक्र किया गया है सड़क के रास्ते पर हैं। फलक 27 और इन बस्तियों तक बस अथवा किराए की सवारी लेकर पहुंचा जा सकता है। दिल्ली परिवहन निगम सर्दी के मौसम में प्रतिदिन 2 विशेष बस सेवाएं चलाता है, जो कर्नोट सर्कस स्थित सिंधिया हाउस से रवाना होती है। इनमें से एक सुबह 9 बजे और दूसरी दोपहर 2.15 बजे चलती है। ये बसें प्रत्येक अपने अपने फेरे में अलग अलग स्मारकों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को दिखलाती है। गर्मी के महीनों में केवल एक लंबा फेरा ही लगता है। बस सवेरे 7.30 बजे चलती है। अतिरिक्त जानकारी के लिए दर्शक को सलाह दी जाती है कि वह या तो दिल्ली परिवहन
निगम के सूचना अधिकारी से संपर्क करें या 88 जनपद पर पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें। इस आकार की पुस्तिका में ये आवश्यक है कि वर्णन संक्षेप में ही हो। उन लोगों के लिए जो स्मारकों का कुछ अधिक विस्तार से अध्ययन करना चाहते हों, इस पुस्तक के अंत में एक विशिष्ट ग्रंथ सूची दी गई है। लेखक ने आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम्स, नई दिल्ली 1964 में प्रकाशित इस्लामी स्मारकों पर उसके द्वारा लिखे गए अध्याय से कुछ सामग्री लिया अथवा उद्धृत किया है।